हे गाइस, वेलकम पॉइंट माई सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो अप्रैल मंथ की हमारी दो टॉपिक कंप्लीट हो गई है, पॉलिटी कंप्लीट हो गई, आईआर कंप्लीट हो गई। आज हम लोग इकॉनमी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक होती है। एज यूजल आप लोग जानते हो कि इकॉनमी में हर एक मंथ में आपको जो है बहुत ज़्यादा टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। तो इस बार टोटल यहाँ पे 15 टॉपिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखेंगे डिटेल में। फिर एफडीआई पॉलिसी को यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे रिवाइज किया गया है, तो इसके बारे में तो आपको जानना ही चाहिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकॉनमी। थर्ड हम लोग यहाँ पे कोविड-19 और पॉवर्टी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत ही अच्छी आर्टिकल है, इसके बारे में देखेंगे कि कोविड-19 से पहले पॉवर्टी का क्या कंडीशन था और इसके बाद अब पॉवर्टी का क्या कंडीशन है। कुछ और रिपोर्ट्स है जो कि कोविड-19 का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है वो चीज़ें देखने वाले हैं हम लोग, जैसे कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल सॉलिडिटी, आईएलओ की यहाँ पे मॉनिटर किया गया है, या साथ ही साथ यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ वर्क देखा गया है कोविड-19 का, अंकटाड का यहाँ पे अपडेट लाया गया है, साथ ही ग्लोबल एनर्जी रिव्यू है 2020 की। तो हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आईआर के लेसन से कुछ क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तो उसको आप लोग की कमेंट बॉक्स में आंसर देनी है, ज़रूर आंसर दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आपकी मई मंथ की भी स्टार्ट हो गई है, तो उसमें भी हमारी पॉलिटी और आईआर कंप्लीट हो गई है। तो दोनों को मैं साइमल्टेनियसली लेकर चल रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे का वो भी रिक्वेस्ट था। तो एक ही साथ चलते हैं और जल्दी से इस दोनों को कवर करते हैं, जिससे कि हम लोग भी ट्रैक में आ सकें, क्योंकि थोड़ा पीछे हो चुके हैं हम लोग। ओके, तो कोई नहीं, जो भी लेसन आती है आप लोग बस उसको स्टडी कीजिए अच्छे तरीके से, पहले की रिवाइज करते जाइए, बस यही एक पैटर्न है आप लोग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बताना है कि कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म ये आपका लॉन्च किया गया था, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, क्यों लॉन्च किया गया था, इसमें आपको बतानी है चीज़ें। साथ ही यहाँ पे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, ये बतानी है कि ये आपकी किस डिजीज़ के लिए मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है कि WHO में 3 टियर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो ये तीनों का नाम बताइएगा, हो सके तो आप इसकी फंक्शंस भी बता सकते हो। फोर्थ यहाँ पे कि कोशी एग्रीमेंट, कंडक एग्रीमेंट, टनकपुर बैरेज एग्रीमेंट, महाकाली ट्रीटी, ये सारी ट्रीटी साइन किया गया है किन 2 कंट्रीज़ के बीच में, ये आपको बताना है। क्योंकि हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा देख चुके, इंडो नेपाल देखे, इंडो चाइना देखे, इसके आगे भी देखे, तो ये सारे आपको बताने हैं कि किन के बीच में। साथ ही हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो हमारे नेबर कंट्रीज़ के साथ हमेशा रहता है, जैसे आप देखते हो कि इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया बांग्लादेश हो गया, इंडिया चाइना हो गया, इंडिया श्रीलंका हो गया। तो इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग बताते रहिएगा, ओके। लेकिन मेनली ये आप लोग बताइए, थोड़ा बहुत आप लोग को पता होना चाहिए, लेकिन ये आप लोग ज़रूर बताइए कि ये किसके किसके बीच में ये हमारी इतनी सारी ट्रीटी एग्रीमेंट साइन हुई है। चलिए आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आर्टिकल इकॉनमी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP। न्यूज़ में क्यों है पहले ये समझने का कोशिश करते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ किया गया, जो कि रिपोर्ट है हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए टास्क फोर्स बनाई जा रही है, वो भी 2019 से लेकर 2015। तो इसको पब्लिक डोमेन में रखा गया है। कहने का मतलब है कि इसको डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन किया गया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को, ओके। तो इसके बारे में अब आपको डिटेल पता होना चाहिए। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में थोड़ा डिटेल फैक्ट्स एंड फिगर यहाँ पे देख लेते हैं। इंडिया को ज़रूरत है कि वो यहाँ पे 4.5 ट्रिलियन स्पेंड करे, वो भी किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में 2030 तक, जिससे कि हमारे एक अच्छा खासा ग्रोथ हो सके। इंडिया का एक सपना है 5 ट्रिलियन इकॉनमी की, ठीक है। तो 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का जो सपना है वो हमारा है 2024 तक का। तो उसको बनाने के लिए सबसे बड़ी जो लैकुना यहाँ पे बताई जा रही है कि इंडिया में जो जिस चीज़ की कमी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अच्छा खासा इन्वेस्ट करे, तभी जाकर जो है हमारी यहाँ पे 5 ट्रिलियन इकॉनमी जो है उसके सपने कुछ साकार होते हुए दिखेंगे। ये एक पिलर है बस, ओके। तो यहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा भी अनाउंस किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसकी यहाँ पे वर्थ आप देख सकते हो कि 102 लाख करोड़ है, जो कि इंप्लीमेंट किया जाएगा 2025 तक। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो इसको इंप्लीमेंट भी किया जाएगा, स्ट्रीमलाइन भी देखने को मिलेगा एक अच्छे तरीके से, यानी कि एफिशिएंट मैनर से इसको सारा काम किया जाएगा। अगर हम लोग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो सारे इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है ना, एज पर द हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि लिया गया है और प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। इस तरीके से ये आप देख सकते हो कि ये पहली एक्सरसाइज है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक पीरियोडिकली रिव्यू प्रोसेस के तहत जो है इसको पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि इसमें क्या क्या प्रोसेस
प्रोसेस है जो NIP बनाया जा रहा है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो सॉरी, NIP को मैं प्रोजेक्ट बोल रही थी ना, नो नो नो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ये पाइपलाइन है। तो यहाँ पे पाइपलाइन में आप देखो कि पहला क्या है कि इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसमें कि आपका मास्टर लाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया है। फिर प्रोजेक्ट की कॉस्ट आप देख सकते हो कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा पर प्रोजेक्ट रखा गया है। ग्रीन फील्ड है, यानी कि एकदम न्यू प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपका ब्राउन फील्ड है, यानी कि पहले की जो प्रोजेक्ट है उसको भी डेवलप करना है। दो तरीके की प्रोजेक्ट की कैटेगरी होती है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड कहते हैं कि जैसे पहले से ही प्रोजेक्ट आपका चलते आ रहा है 2011 से ही, तो उसमें अगर न्यू तरीके से सरकार को अगर इन्वेस्ट करना है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। लेकिन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कि बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट है, इसमें सरकार जो है न्यू तरीके से पैसे वगैरह यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, फिर इस तरीके से आपका बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, जिसमें कि हम लोग को इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में अगर आप लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, इसको बूस्टअप करते हो, तो कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी बूस्टअप हो जाती है। इंडिया का एम्बिशन है कि एक हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री लेकर चलना, और ये डिपेंड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इससे जो है एक पॉपुलेशन जो ग्रो होती जा रही है, अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा क्रिएट करते हैं तो हमारे पॉपुलेशन को भी यहाँ पे सही तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी मिल पाएगी। पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो ये डिपेंड होता है क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंडिया में और या फिर किसी भी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी क्या है, उसी तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर क्वालिटी अच्छी होती है तो अच्छे अच्छे प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनी जो है इन्वेस्ट करना चाहती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं होगी तो क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा, है कि नहीं। तो ये भी डिपेंड होता है कि किस तरीके की क्वालिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंट अगर देखें तो इसमें इनएफिशिएंसीज भी देखने को मिलता है प्रोसेस में। अगर प्रोसेस में इनएफिशिएंसीज है तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, एज पर द एक्सपर्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की आप देखोगे कि तो GDP का कितना परसेंटेज होता है, तो 4 to 5% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेकंड है कि इससे गवर्नेंस भी इंप्रूव होती है। वेल डिफाइंड जो यहाँ पे वेल डेवलप्ड आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है ना, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी की लेवल भी बढ़ती है। इससे एडिशनल फिजिकल स्पेस भी यहाँ पे निकल कर आता है, जिससे कि रेवेन्यू बेस भी आपकी गवर्नमेंट की बनती है। तो मान लीजिए कि कहीं पर भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जैसे कि आप लोग मान लो कि पूल वगैरह का निर्माण हो गया, ठीक है, बहुत ही बड़ा ब्रिज बना दिया गया जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे आपका जो है ब्रिज बना दिया गया वाटर बॉडीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्रिज बना दिया गया है, तो यहाँ पे आपके जो है जितने भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका आसान हो जाएगा, लोगों को आना जाना यहाँ पे आसान हो जाएगा। अगर इस तरीके से हाईवे बनाया जाता है, नेशनल हाईवे, तो सरकार क्या करती है कि टोल कलेक्ट करती है, तो टोल कलेक्ट करने से कहीं ना कहीं उनका रेवेन्यू जनरेट हो पाता है। और इस तरीके से अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है तो यहाँ पे बनाने के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पे एकजुट होंगे, यहाँ पे लेबर की ज़रूरत होगी। तो इससे क्या होगा ना कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ते जा रहा है वो कहीं ना कहीं घटेगा और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लोगों को मिल पाएगी। तो इस तरीके से आप लोग देखते हो कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी चालू हो जाती है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी बनने लगता है। साथ ही यहाँ पे मैं ये भी पॉइंट बता दी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक मीन्स एक बिग हडल होती है, यानी कि एक अच्छा क्वालिटी देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये आज के डेट में हम लोग देखें कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग्स में जो है एक बिग हटल्स देखने को मिल रहा है। एक बड़ा सा प्रॉब्लम है कि इसके कारण जो है, क्योंकि हमारे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स उतनी अच्छी नहीं है। तो अभी जैसे आप लोग को पता है कि मोदी जी कहे कि हम लोग को अब आत्मनिर्भर होना है, इसका मतलब है कि हम लोग को अपने कंट्री में होने वाली प्रोडक्शंस को और ज़्यादा बूस्टअप करना है। ठीक है, तो जैसे मेक इन इंडिया हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है तो उसको और ज़्यादा आगे लेकर आना है, जिससे कि हमारे कंट्री में जितनी भी प्रोडक्ट बनती है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसको एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर सकें। तो यानी कि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ हैं, और इसी के साथ जो है आप देखने को मिलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर अच्छी होगी तो इससे हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी है वो भी अच्छी हो पाएगी, और इसके साथ साथ जो है एम्प्लॉयमेंट की भी जनरेशन होगी। इसी के साथ आपको देखने को मिला है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी इंप्रूव होगी, क्योंकि हम लोग की इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, हम लोग के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल भी अच्छा नहीं है, तो हम लोग ऑल ओवर द इंडिया में कंपटीशन में आते भी नहीं है। जिस दिन हम लोग इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा हम लोग बूस्टअप करने लगेंगे, तो क्या होगा कि ऑल ओवर द ग्लोब में जो भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसमें हम लोग और ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। इंडिया की रैंक अगर आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी में देखोगे तो 140 कंट्रीज़ में हमें 70 मिला है, यानी कि जस्ट हाफ है हम लोग। तो ये रैंक जो है ना 100 से पहले अब ये आपका फॉल हो चुका है अबव 100 इन एरिया किसमें, तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी कि वाटर और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी जो यहाँ पे रैंक है वो और भी ज़्यादा गिर चुकी है। तो सेक्टर वाइज आप शेयर देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में, तो सबसे ज़्यादा आप लोग शेयर देखो तो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये है पावर में, है कि नहीं। उसके बाद आपका ये देख सकते हो कि रोड एंड ब्रिजेज़ है, रेलवे है, आपका अदर्स है, यहाँ पे अर्बन है, टेलीकम्युनिकेशन है, साथ ही यहाँ पे
पे आपका क्या हो गया, इरिगेशन है, एयरपोर्ट्स है या पोर्ट्स है। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का आपका डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स की जो कॉन्फिडेंस है वो भी कहीं ना कहीं बिल्ड होगी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, कैपेसिटी अच्छी होगी, तो इन सारी चीज़ों से जितने भी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर्स जो भी होते हैं, जो यहाँ पे अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इन्वेस्ट जो करते हैं, तो उनका क्या है कि कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। इससे क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही होती है, अच्छे समय पर यहाँ पे जो टारगेटेड टाइम में अगर कंप्लीट हो जाती है प्रोजेक्ट वगैरह, तो जो इन्वेस्ट करते हैं उनको ऐसा नहीं लगता कि उनके पैसे एक समय के बाद बर्बाद हो जाएंगे। उनको यही चीज़ फील होना चाहिए कि उनका पैसा बर्बाद नहीं होगा, उनको प्रॉफिट ही मिलेगा। साथ ही ईज़ ऑफ लिविंग जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है। तो टोटल 17 गोल्स हैं। तो इसमें हम लोग हर एक चीज़ देखते हैं कि कैसे यहाँ पे गुड एजुकेशन देना है, हेल्थ पे ध्यान रखना है, क्लीन सैनिटेशंस होनी चाहिए, अफोर्डेबल हाउस होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, पॉवर्टी ना हो, हंगर ना हो, एक अच्छा खासा लाइफ सबको मिलना चाहिए, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ अबव वाटर। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में रखा गया है। तो इंडिया को ज़रूरत है कि अब हम लोग इस चीज़ को रियलेबल को डेवलप करें, सस्टेनेबल को डेवलप करें, एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, वो भी ट्रांसबाउंडर एरिया में भी और साथ ही साथ रीजनल सेंटर में भी। तो इससे क्या होगा कि लिविंग में यानी कि जीने में जो यहाँ पे आसानी है वो और ज़्यादा हो पाएगा। हम लोग अपनी पोटेंशियल को भी रियलाइज़ करना होगा, जिससे कि अर्बन इकॉनमी भी ग्रो हो पाएगी। साथ ही आप लोग देखोगे कि कुछ एरिया जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे कि रीडेवलपमेंट करना है, जो स्लम नेबरहुड है, आप लोग देख सकते हो कि स्लम मतलब कि झुग्गी झोपड़ियाँ। फॉर एग्जांपल मुंबई की आप लोग धारावी स्लम देखते हो, जो कि सबसे बड़ी है, एशिया की ग्लोब के सबसे बड़ी वो आपका स्लम है, जिसमें कि छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं। बहुत ही कंजस्टेड वे होता है, जिसमें कि लोग जो है जहाँ पे 4 लोग रहने की जगह है वहाँ पे 14 लोग भी रहते हैं। एक कॉमन बाथरूम होता है, पब्लिक टॉयलेट होता है, जिसको कि सबको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो स्लम नेबरहुड को ये रीडेवलप करना है, अर्बन रोड को रीडेवलप करना है, वाटर सप्लाई कवरेज क्वालिटी को यहाँ पे और ज़्यादा बेटर बनाना है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी लेकर आना है। आप लोग को देखने को मिलेगा बिहार वाले एरिया में आप आ जाओगे, उधर तो कचड़े तो है आपको रोड में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन वही आप साउथ में चले जाओ या फिर जमशेदपुर में भी आप चले जाओ तो क्लीन सिटी माना जाता है। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे कि एक कचड़े का जो है ना अच्छा से एक डंप फैसिलिटी होना चाहिए, अर्बन मोबिलिटी होनी चाहिए, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो मोबिलिटी में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप लोग अब हम लोग देखते हैं कि रेलवे कनेक्टिविटी तो हर एक जगह है, लेकिन एयरपोर्ट कनेक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एयरप्लेन जो है हर जगह आपको हर एक स्टेट में हर एक सिटी में एयरपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। तो ये भी एक आज के डेट में कनेक्टिविटी लैक करती है। तो इसमें क्या है कि अर्बन इकॉनमी हमारी ग्रो होगी, इसके पोटेंशियल्स को हम लोग को रियलाइज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम लोग बूस्ट करते हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदा होता है। लेकिन मेजर कॉन्स्टेंट कहाँ कहाँ आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम है जो कि इसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो होता है वो फंड का होता है। किसी भी आप लोग फील्ड में देख लो, किसी भी सेक्टर्स में देख लो, जो मेन ट्रबल होती है वो फंड को लेकर होती है कि यहाँ पे लार्ज बड़े बड़े प्रोजेक्ट को जो फाइनेंस करने के लिए यहाँ पे फंड दिया जाता है वो नहीं यहाँ पे अच्छे तरीके से मिल पाता है। फिजिकल स्पेस बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, यानी कि कितना पैसा इस प्रोजेक्ट के लिए लगेगा, खर्च कितना करना है, वो सारी चीज़ें जो है पब्लिक सेक्टर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम अगर आप लोग जो है 2017 की इकोनॉमिक सर्वे पढ़े हो तो उसमें एक पूरी चैप्टर ही थी। कहने का मतलब है कि दो तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ट्विन बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट हमारी बैंकों की बताई जा रही है, एक बैलेंस शीट हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर की बताई जा रही है। बैंकों की जो बताई जा रही है उसमें कहने का मतलब ये है कि एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बैंक्स बहुत ज़्यादा घाटे में चलते जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज आप लोग देख सकते हो कि एक तो नीरव मोदी जैसे लोग हैं, माल्या जैसे लोग हैं, और दूसरा है कि सरकार अपने वोट बैंक के लिए फार्मर्स की जो लोन होते हैं उसको माफ़ कर देते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लोन भी जो है वो रिपेमेंट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो बैंकों का बहुत बढ़ते जा रहा है। यही सेम प्रॉब्लम हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी देख रहे हैं कि उनका भी एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो दोनों में ये देखा जा रहा है कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम निकल कर आई थी इंडियन इकॉनमी की। तो ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिला था, है कि नहीं। हमारी जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो भी अंडर डेवलप्ड है, और यहाँ पे जो एफिशिएंट क्रेडिट रिस्क ट्रांसफ़र है मैकेनिज्म है उसमें भी ये कमी देखने को मिला था। सेकंड यहाँ पे प्रॉब्लम है रेगुलेटरी का, यानी कि सही तरीके से सर्टेन टाइम में यहाँ पे आपका रेगुलेट नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सारा रिस्क देखने को मिलता है। जैसे कि बहुत सारी डिले होती है, प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने में डिले हो गया, फंड देने में डिले हो गया, कुछ और बातों में डिले हो गया। तो डिले
साथ ही साथ हमारे यहाँ जो लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, क्योंकि अगर आप लोग को कहीं भी लैंड एक्वायर करना है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, चाहे आपको यहाँ पे पोर्ट बनानी हो या फिर एयरपोर्ट बनानी हो या फिर आप लोग को डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करना है, रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो सारे ज़मीन लेने के लिए जो प्रोसेस है इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात है। कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा डिले है। ओके, एक साल का अगर आप लोग देखो, ये एक महीने में जो काम निपट जाता है ना, वो यहाँ 4-4 5-5 साल लग जाते हैं वो काम करने में। तो इसमें आप लोग समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आती है। कंपनसेशन को पेमेंट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे आप लोग देखते हो कि कंपनसेशन किया जाता है, जैसे कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपका डैम बनाना है, तो वहाँ पे जो आपके जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको डिस्प्लेस किया जाता है, उनको कंपेंसेट किया जाता है, तो वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ ही जितने पेड़ काटे जाते हैं तो यहाँ पे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को उनके साथ कंपेंसेट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इन्वायरमेंटल कंसर्न एक अलग ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसको बनाने के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना होता है, जिससे कि ये पता चले कि इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से जो है इन्वायरमेंट में कोई भी तरीके की बैड इंपैक्ट नहीं होगी, उसमें भी डिले होता है। लेसर ट्रैफिक ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, जितना एक्सपेक्टेशन होता है उससे ज़्यादा ये लेस हो जाता है यहाँ पे ग्रोथ। तो ये सारी प्रॉब्लम के कारण जो सॉवरेन वेल्थ है, पेंशन फंड है, वो यहाँ पे जो है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं लगता है लोगों को कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। साथ ही वीक इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क है इंडिया में। आज के डेट में देखोगे कि 190 कंट्रीज़ में इंडिया की जो रैंक है वो 163 है जब इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, यानी कि किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने में हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे है, समझ सकते हो, नीचे से टॉप कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है। डिले देखने को मिलेगा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, यानी कि प्रोजेक्ट को ही पास करने में बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिलता है, जिससे कि जो टाइम है और कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। कंपैरिजन अगर आप लोग यही इंडियन और ऑस्ट्रेलियन की जो पीपीपी मॉडल अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल प्रोजेक्ट के लिए, पीपीपी मॉडल कहने का मतलब है कि पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, तो ये दोनों कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया क्या करती है कि प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है, यानी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस से चल रहा है तो उनका टाइम फ्रेम जो है ना 15 से 18 ही मंथ्स का होता है, वो भी इनिशियल इंटरेस्ट के लिए और फाइनल क्लोजर के लिए, यानी कि 18 महीने में जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। वहीं इंडिया की अगर स्विस चैलेंज मॉडल देखे तो यहाँ पे 23 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया गया था और इसमें जो टाइम फ्रेम लगा था वो 30 मंथ्स लगा था, और गवर्नमेंट यहाँ पे वेट करी थी वो भी 18 मंथ के लिए, किसमें, तो बीड करने के लिए, 12 मंथ के लिए किसमें, तो फाइनेंशियल क्लोजर करने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग जहाँ पे 30 मंथ ले रहे हैं, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया कितना मंथ ले रहे हैं, तो 15 से 18 मंथ ले रहे हैं, तो कितना बिग डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यही सारी प्रॉब्लम इंडिया में हो रही है। ओके, मेजर रिकमेंडेशन देखते हैं कि इस टास्क फोर्स जो बनाई गई है आज की डेट में, उनके द्वारा क्या क्या यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था। जनरल रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि हमारे जो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करना होगा। हमें जो यहाँ पे फ्रेमवर्क बना रहे हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें कि एक ट्रांसपेरेंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस अच्छी खासी होना चाहिए जो कि एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग कर सके, अच्छा खासा गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड रख सके, वेल डिफाइंड वर्क फ्लो होना चाहिए, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी यहाँ पे अनेबल करना चाहिए, यानी कि टाइम टू टाइम यहाँ पे देखना चाहिए कि अगर फंड की क्रंचेस हो रही है तो फंड भी यहाँ पे सरकार के द्वारा प्रोवाइड करना चाहिए। सेकंड है कि हम लोग को यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैपेसिटी जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट्स की है उसको बढ़ाना है, और वो कैसे होगा, तो क्लियर और कॉन्सिस्टेंट यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क करके, साथ ही जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स है उनके साथ भी हम लोग को एक अच्छा खासा कोलैबोरेट करना है, जिससे कि हम अपने यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको और ज़्यादा कॉम्पिटेंस करें और ज़्यादा एग्जीक्यूट कर सके। साथ ही हम लोग को ईज ऑफ डूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है इसको हम लोग को इन्हांस करना है, वो भी सिंगल विंडो अप्रूवल लेके। सिंगल विंडो अप्रूवल क्या होता है कि जैसे एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ों की अप्रूवल मिल जाएगी। एक प्रोजेक्ट में आपको किस किस चीज़ की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। सबसे पहले प्रोजेक्ट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, मान लीजिए कि डैम बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, एक लैंड के लिए अप्रूवल लेनी होगी, लैंड एक्विजिशंस का। उसके बाद आप लोग को वहाँ पे जो है फंड को, इतना फंड यहाँ पे आपकी तरफ से ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इतना फंड आपका लगेगा, तो उसके लिए अप्रूवल लेना है। साथ ही इन्वायरमेंटल क्लियरेंस यहाँ पे लेना है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट से आपका किसी भी तरीके का इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। उसके बाद और भी यहाँ पे क्लियरेंस होता है, उसको भी अदर्स में आप लोग जोड़ सकते हो। तो ये सारी जो क्लियरेंस है वो टाइम टू टाइम ना लेना पड़े, एक ही बार जो है सिंगल विंडो अप्रूवल यहाँ पे मिल जाए। मैंडेटरी कंडीशंस होना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट के पहले और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी। साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम लोग को आज की डेट में मैनुअल वर्क तो करना ही है, साथ ही टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना होगा। पब्लिक डेटा सोर्सेज जो है जिसके थ्रू हम लोग एडुकेट प्राइवेसी जो फ्रेमवर्क है उसको यहाँ पे हम लोग सोर्सेज लेंगे और डेटा बेस्ड जो पॉलिसी डिसीजंस है वो करना है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिसमें कि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटी है, क्लाउड सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिसके थ्रू हमारे यहाँ बेटर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो पाएगा। साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करना है, बेटर करना है, स्ट्रेंथन करना है। और इसमें क्या होना चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होनी चाहिए, एक अच्छा खासा गवर्नेंस की हाथ होनी चाहिए, जिससे कि जब तक ये लाइफ साइकिल चलते रहेगा प्रोजेक्ट में तब तक गवर्नमेंट इसमें साथ देंगे। डिजास्टर रेजिलियंस बनानी है, कहने का मतलब है कि हम लोग देखते हैं कि फ्लड आता है और साथ ही साथ साइक्लोन आती है, अर्थक्वेक आती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा जो है इम्पैक्ट होता है। हमारे यहाँ के जो इलेक्ट्रिसिटी लाइनें टूट जाती है, हमारे यहाँ की जो रोड वगैरह है वो क्रैक हो जाती है, बड़े बड़े जो आपकी ब्रिजेस है वो गिर जाती है, बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर जाती है, चाहे पब्लिक बिल्डिंग हो प्राइवेट बिल्डिंग हो, तो वो बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूज लॉस होता है। तो हमें इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है कि अगर साइक्लोन आते हैं, अर्थक्वेक आता है, कुछ भी आता है, तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे के वैसे ही रहे। साथ ही इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, हमें यहाँ पे अप्रोप्रिएट कार्बन प्राइसिंग को यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहिए जिसके थ्रू लो कार्बन इन्वेस्टमेंट हो सके एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट में और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी। साथ ही हम लोग को कंपटीशन को भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ में कंपटीशन नहीं होता है तब तक एक अच्छा खासा अंदर से क्वालिटी निकल कर नहीं आता, एक अच्छा खासा जो है बूस्टिंग पावर निकल कर नहीं आता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में भी एक अच्छा खासा कंपटीशन होना चाहिए, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट हो, एक इक्विटेबल एलोकेशंस करके, यानी कि कितना रिस्क होने वाला है पीपीपी मॉडल में, स्टैंडर्डाइज क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का, ऑटोनोमस रेगुलेशंस क्या होगी सारे इंफ्रा सेक्टर्स में, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, साथ ही आप लोग देखो कि सेकंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि पैसे के मामले में किस तरीके का रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। हम लोग को ऐसा काम करना है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिसमें कि फॉरेन और प्राइवेट कैपिटल जो है वो अट्रैक्ट हो सके। हम लोग को यहाँ पे बॉन्ड और क्रेडिट मार्केट को भी यहाँ पे इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ एक अच्छा खासा वेल डिफाइंड जो क्रेडिट इन्हेंसमेंट यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, एक तरीके का इंस्टीट्यूशन होती है जो कि क्रेडिट प्रोवाइड करती है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड को, तो उस तरीके के यहाँ पे क्रेडिट इन्हेंसमेंट इंस्टीट्यूशंस पे जो है हम लोग को यहाँ पे इसको भी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। साथ ही आप लोग देख सकते हो कि गवर्नेंस रिफॉर्म जो है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें भी हम लोग को करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ की जो म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट है उसको भी स्ट्रेंथन करना है, जिससे कि हम लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन प्रोवाइड कर सकेंगे, रेगुलर डिस्क्लोजर हो पाएगा कि कितना फंड कहाँ कहाँ जा रहा है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड आती है फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है लोकल गवर्नमेंट में, तो कितना फंड उनके द्वारा भेजा गया और कितना फंड इस्तेमाल किया गया, तो इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बॉन्ड मार्केट जो कि आपका लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, म्यूनिसिपल के द्वारा इसको आपका इशू किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड मार्केट को आपका इशू करने से क्या होता है कि फ़ंड को रेज़ करना, फ़ंड यहाँ पे मिलता है, बॉन्ड जो भी लोग परचेज़ करेंगे वो फ़ंड देंगे। उससे क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्शंस करना है, जैसे रोड बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनाने हैं, तो वो सारा चीज़ें जो है यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट में भी होगा। साथ ही यहाँ पर जो एसेट मोनेटाइजेशन है उसको भी करना है, और ये कैसे होगा, ज़मीन को बेच के होगा, नॉन ऑपरेशनल असेट्स को होगा जो कि लॉन्ग टर्म लीज़ पे दे देना। जैसे कोई ज़मीन आपका खाली पड़ा हुआ है, कहीं भी आप खरीद लिए हो, वो खाली पड़ा है, तो उसको क्या करना है कि लीज़ में दे दो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, वहाँ पे अच्छा खासा कल्टीवेशन होगा, खेती वगैरह होगा, या फिर कुछ और काम होगा जो कि आप ऐसे दे सकते हो। तो उससे क्या होता है कि एसेट मोनेटाइजेशन होता है, यानी कि आप उसको तो खरीद चुके हो, वो आपका ज़मीन है ही, उसके ऊपर जो भी उसमें काम होगा लीज़ पे देने पे, वो जो भी काम होगा उसके से उससे भी आपको पैसे आएंगे, तो उससे भी एक मनी रेज करने का यहाँ पे जो है एक फंडा यहाँ पे बताया जा रहा है। ये आप देख सकते हो कि टीओटी मॉडल होता है जो कि यहाँ पे रोड एसेट के लिए होता है, यानी कि टॉल ऑपरेट ट्रांसपोर्ट ट्रांसफ़र, ये आपका मॉडल होता है जिसमें कि जो भी आपका रोड एसेट है उसको ऑपरेशन करने के लिए होता है। इन्विट्स है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया गया है। साथ ही यहाँ पे सेल ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ एसेट है जो कि स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए है। तो ये सारा काम करना है जिससे कि एसेट तो है ही ऑलरेडी, उसके ऊपर और यहाँ पे पैसे कमाने का यहाँ पे एक फंडा आपको बताया जा रहा है, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर्स में रिफॉर्म लाने का एक ये भी आपका फंडा है। साथ ही यहाँ पे अनेबल करना है यूज़र्स जो चार्जेस है फिनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये कैसे होगा, ऑटोनोमस रेगुलेशन करना है, यानी कि जो भी टैरिफ वगैरह है उसको टाइम टू टाइम जो है आप यहाँ पे रेगुलेट करते रहो। रेगुलेशन करना है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करके, प्राइस रेगुलेशन प्रोविजंस जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप में ही मेंशन है उस तरीके से करना है। थर्ड यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, यानी कि फाइनेंसिंग कैसे देना है। तो सबसे पहली बात है कि कैपिटल मार्केट, यानी कि एक अच्छा खासा क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी कॉर्पोरेशन को यहाँ पे सेटअप करना है, और ये भी आपका हो पाएगा, वो भी गवर्नमेंट को यहाँ पे रिफॉर्म करना चाहिए। जो पेंशन और इंश्योरेंस सिस्टम है
जिसके थ्रू सेविंग्स यहाँ पे जो इस सेक्टर्स में है ना वो एटलीस्ट 30% तो जीडीपी का 2025 तक होना ही चाहिए। राइट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिससे कि राइट स्टेज मिल सके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में। एक फंडिंग गैप जो आपको देखने को मिलता है, यानी कि क्या एस्टिमेट लगाया जा रहा है प्रोजेक्ट में और क्या यहाँ पे सरकार जो है सेंड कर रही है, तो ये एक फंडिंग गैप हो जाता है। तो इस गैप को यहाँ पे ब्रीच करना है। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है उसको बेटर यहाँ पे क्रेडिट अप्रेजल स्किल होना चाहिए, यानी कि इनके पास एक अच्छा खासा डोमेन एक्सपर्टीज़ हो, प्रोजेक्ट अप्रेजल स्किल्स हो, जिससे कि ये गवर्नमेंट जो है ना एक डिफरेंशियल लाइसेंसिंग जो सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अनेबल करके जिससे कि वो यहाँ पे डीएफआई को सेटअप करते हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में, जिससे कि उनको यहाँ पे डोमेस्टिक और फॉरेन कैपिटल्स के साथ वो सेटअप करते और उनको भी यहाँ पे जो है ना एक अच्छा खासा क्रेडिट अप्रेजल स्किल्स हो और वो यहाँ पे क्रेडिट ले सके। कहने का मतलब ये है कि ऐसा यहाँ पे आपको जो है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाना है जिससे कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में जो है ना एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे फाइनेंसिंग मिल सके। साथ ही एक्सटर्नल एड है, ज़रूरत पड़े तो बाहर से भी आप ले सकते हो, और बाहर से कैसे ले सकते हैं, तो ये है एफडीआई इन्वेस्टमेंट। सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है यहाँ पे 100% एफडीआई कर दो, वो भी ऑटोमेटिक रूट से। तो इससे क्या होगा कि जो बाहर की कंपनीज़ है, बाहर के इन्वेस्टर्स है, वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहे तो ये बेहतरीन एक तरीका हो जाता है। साथ ही साथ मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन है, इतना तो काम कर ही दिया गया, इतना तो यहाँ तो रिफॉर्म्स लाया ही गया है हर एक सेक्टर में। इसके साथ साथ मॉनिटर भी यहाँ पे टाइम टू टाइम करना चाहिए। देखना चाहिए ना कि जो आपका एक प्रोजेक्ट है अगर उसका 4 साल आप रखे हो कि 4 साल में स्टार्ट होने के साथ कंप्लीट होना है, तो टाइम टू टाइम आपको रखना चाहिए कि 1 साल में आपको 3 बार मॉनिटर करना है कि कितना प्रोग्रेस हुआ है उस प्रोजेक्ट में, कितना आपकी बाकी है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें देखना है। अभी जो प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखना है, रिजोल्यूशंस यहाँ पे लेकर आना है। कुछ की इशूज़ है जैसे कि प्रोग्रेस कितना हुआ है, क्या क्या इंटरवेंशन की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी कौन कौन सी है, टाइमली एक्शन लेना चाहिए यहाँ पे। सेकंड है कि प्रोजेक्ट अचीव फाइनेंशियल क्लोजर, तो ये भी आपका देखना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल्स होना चाहिए कि टाइम टू टाइम यहाँ पे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते रहे। अगर यहाँ पे कुछ भी आपको गड़बड़ी लग रहा है तो स्टीयरिंग कमेटी को भी इस्टेब्लिश कीजिए जिसमें कि आपके स्टेक होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, जैसे कि लेंडर्स हो, इक्विटी इन्वेस्टर्स हो, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए जिसको भी यहाँ पे असाइन किया गया है कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर 4 साल में ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट नहीं होगा तो उनको भी इस कमेटी का मेंबर बनाना है। साथ ही प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट, जो कि आप देखो कि कुछ डेलीगेट पावर है जो कि स्पेशल पावर व्हीकल्स को दिया गया है, हायर करना चाहिए कुछ मैनेजर को भी। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट जो कंसेप्चुलाइज्ड स्टेज में है, जैसे कि बहुत सारी क्लियरेंस यहाँ पे नहीं मिलती, जैसे कि आप देखते हो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलती, सीआरजेड क्लियरेंस नहीं मिलती, फॉरेस्ट क्लियरेंस है, ये सारी जो है लैंड एक्विजिशंस के साथ, तो इसको भी टाइम टू टाइम देखना चाहिए कि ये सारी क्लियरेंस जो है हर एक स्टेज में मिली है कि नहीं। टेक्नोलॉजी चॉइस एनालिसिस होनी चाहिए, यानी कि आप लोग देखो कि ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है जो कि डिजास्टर रेजिलियंस हो और इंक्लूसिवनेस हो, ठीक है। तो ये 2 तरीका यहाँ पे आपका बताया जा रहा है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि वेल प्लान यहाँ पे आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है, इससे क्या होगा कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और ज़्यादा अनेबल हो पाएगी, हमारी बिजनेस पावरफुल हो पाएगी, जॉब यहाँ पे क्रिएट होगा, ईज़ ऑफ लिविंग इंप्रूव हो पाएगा और एक इक्विटेबल एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो है एक इंक्लूसिव के साथ हमारी यहाँ पे ग्रोथ हो पाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन ये तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करके बताया गया है। ओके, सो काफ़ी अच्छी आर्टिकल थी, आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ आप लोग को यहाँ पे पता भी चला होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज रिवाइज्ड एफडीआई पॉलिसी, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को यहाँ पे रिवाइज किया गया है। देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों थी। रिसेंटली इंडिया की जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, उन्होंने यहाँ पे रिवाइज किया जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ हो रही थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो यहाँ पे फिनेंशियल डिस्ट्रेस मीन्स यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और फिनेंशियल डिस्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिला जब कोविड-19 ने इंडियन कंपनीज़ को हिट किया। तो इस कोविड-19 के टाइम पे जो आपका फिनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर दे, जो फिनेंशियल डिस्ट्रेस ऑलरेडी चल रहा है उसको और ना ज़्यादा कहीं एक्सप्लॉइट कर दे। तो इसी को कर्व करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का पॉलिसी में चेंजेस लाया गया है। तो देख लेते क्या क्या बातें की जा रही हैं। लास्ट 5 ईयर्स में आप देखोगे तो जो इंडिया में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है वो ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 2014 में आप देखो कि $1.6 बिलियन है, वही 2019 में आप देख सकते हो कि $26 बिलियन है, यानी कि एक ह्यूज जंप देखने को मिला, वो भी करंट में और प्लान्ड प्रोजेक्ट दोनों में। और ये कैसे, तो पर्टिकुलर आप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप सेगमेंट में देख सकते हो जहाँ पे ये एफडीआई की जो नॉर्म्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि यहाँ पे जो चाइनीज़ एंटिटीज़ है उनको भी यहाँ पे एडवांटेज हो रहा है, इकोनॉमिक स्लम्प देखने को मिला, वो भी कोविड-19 के आउटब्रेक
ब्रिक्स है, तो वो भी यहाँ पे अपने स्टेक्स को रेज़ किए जो भी इंडियन एंटिटीज़ में है, कंपनीज़ में है, और उनको ये जो है हॉस्टाइल अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स लेने के लिए भी एक्सपोज किया गया। जैसे कि आप लोग देखिए कि जिससे कोरोना वायरस बढ़ने लगा तो क्या हुआ कि पहले चाइना में ये हिट किया, फिर चाइना ने सारा लॉकडाउन कर दिया, सब कुछ जो है वो वर्क फ्रॉम होम होने लगा। उनका जो भी काम था, इवन जो मास्क भी जो बना रहे थे वो घर से बना रहे थे, मैन्युफैक्चरर्स अपने घर से ही काम कर रहे थे, सब कोई अपने घर से ही काम कर रहे थे। तो हमारे इंडिया में जितने भी मैन्युफैक्चर उनके जितने भी यहाँ पे आपके कंपनीज थे, एंटिटीज़ थे, तो वो लोग भी यहाँ पे काम कर रहे थे, और उनको इस तरीके से बताया गया कि हॉलिस्टिक तरीके से और अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से जो है ये कोरोना वायरस की जो कंडीशंस है उसको यहाँ पे लेने के लिए। ठीक है, फिर और देखते हैं इस तरीके की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि क्या हुआ था कि चाइनीज़ जो है वो अपने जो यहाँ पे कंपनीज है वो तो सेटअप हो गई थी। उसके बाद ये कोरोना वायरस के टाइम में भी वो लोग जो है ना बहुत काम कर रहे थे। इवन इतना भी आप लोग देख रहे थे कि हम लोग जो है चाइना से जो किट वगैरह खरीद रहे थे, जो पीपीई किट वगैरह था, वो कितना वाहियात था, यानी कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट भी वो लोग भेज रहे थे। इवन जो आपका थर्मामीटर रेडियो ये जो आपका रेडिएशन वाला जो थर्मामीटर है वो भी बहुत ज़्यादा आपका रॉन्ग सिग्नल दे रहा था, उसमें रॉन्ग आपका जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा था, वो सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि कोई भी पेशेंट कोरोना वायरस है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। साथ ही साथ वो जो है ना अपना जो इंडियन एंटिटीज़ है, उन जो चाइनीज़ एंटिटीज़ जो इंडिया में थे उनको काम करने के लिए वो लोग जो है बढ़ोतरी दे रहे थे, और ये बोल रहे थे चाइना वाले कि अभी अच्छा समय है अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से इसको देखना और काम करना है। तो इस तरीके के सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए जो एफडीआई पॉलिसी है उसको रिवाइज किया जा रहा है, जिससे कि हम लोग ये अपॉर्चुनिस्टिक जो टेक ओवर है, यानी कि गलत समय में, यानी कि बुरे वक्त में आप अपना फ़ायदा किस तरीके से निकाल सकते हो उसको यहाँ पे कम करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे इंडियन कंपनीज़ को भी एक्वायर करने का उनका जो है एक तरीके से उनका जो है मंशा रहता है, क्योंकि आपको पता है कि चाइनीज़ वाले क्या करते क्या नहीं करते, तो उनसे बच के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखोगे कि चाइनीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है और इससे जो रिलेटेड कंसर्न है उसके बारे में देख लेते हैं। 2014 तक जो नेट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंडिया में था और बायलैटरल ट्रेड जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, लिमिटेड था ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, बट बहुत ही ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस जो था ना वो नेग्लिजिबल भी था। 2014 में आप देखोगे कि चाइनीज़ प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो इंटर की है बहुत ही लार्ज नंबर पे इंडिया में। इसके साथ साथ इन्फ्लक्स भी हुआ है चाइनीज़ कैपिटल का, इन्वेस्टमेंट का, किस किस फील्ड में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑटोमोबाइल में, एनर्जी में, रियल इस्टेट में और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर्स में भी। उसके बाद से क्या हुआ कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे। 90% जो स्टार्टअप थे इंडिया में उसमें चाइनीज़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो $4 बिलियन तक का भी बढ़ गया। साथ ही 18 यानी कि 30 यूनिकॉर्न जो स्टार्टअप्स थे जिसको कि फंड किया जा रहा था चाइनीज़ इन्वेस्टर्स, तो टोटल जो 30 थे ना उसमें से 18 को तो चाइनीज़ ही इन्वेस्टर्स यहाँ पे जो है फंड कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे बेनिफिट्स भी था। इन्वेस्टमेंट जो चाइना से आ रहा था वो कैपिटल हंग्री इंडियन स्टार्टअप्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा फंड यहाँ पे बेनिफिट हो रहा था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया में स्टार्टअप्स की कमी नहीं है, न्यू आइडियाज़ की, एंटरप्रेन्योर्स की कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है हमारे इंडिया में, तो कमी है फंड की। अब यहाँ पे चाइनीज़ आए थे और चाइनीज़ वाले जो है बहुत ही ज़्यादा फंड प्रोवाइड कर रहे थे। टोटल 30 कंपनीज़ में से 18 कंपनीज़ जो है ना वो चाइनीज़ ही इन्वेस्टमेंट के बलबूते पे चल रहे थे। तो हमारे यहाँ की जो इंडियन कंपनी है जिसको यहाँ पे हंगरी कहा जा रहा है कि कैपिटल की भूखी है, उनको तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था। टेक्नोलॉजीज़ वगैरह भी वो यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी से बहुत ज़्यादा ले रहे थे, बिगर स्केल में उनका यहाँ पे जो है प्रॉफिट हो रहा था। तो ये सारी चीज़ों को देखने को मिला, बट कंसर्न जो है ना उसको भी यहाँ पे कंसीडर करने की ज़रूरत है। तो क्या क्या कंसर्न इस तरीके के इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है ये आप समझने का कोशिश कीजिए। कंसर्न जो है वो पेनिट्रेशन का है, यानी कि धीरे धीरे जो है ना चाइनीज़ हमारे कंट्री में घुसते जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारी डेटा सिक्योरिटी हर्ट होगी। क्योंकि आप लोग को पता है कि बहुत बार ऐसे भी देखने को मिला है कि चाइना की जो मोबाइल है जैसे Xiaomi है, आपकी रियलमी है, इसमें क्या होता है कि चाइना वाले जो है कुछ ऐसा इनबिल्ट वो फीचर्स रखते हैं जिससे कि वो इंडियंस की डेटाज़ को लेकर रखते हैं, और टिकटॉक से भी वो लोग जो है इंडिया के डेटाज़ को वो टिक करते हैं, मतलब पिक करते हैं। तो डेटा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, प्रोपेगेंडा की प्रॉब्लम है, मे बी वो इंडिया में आकर जो है लोगों के साथ मतलब कि एक होता है ना कि फ्रेंडली बिहेवियर करके वो ये जानना चाहते हैं कि इंडिया अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रही है, इंडिया के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कैसा है, ये सारी चीज़ों को इन डेप्थ देखना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म कंट्रोल है, कहीं ना कहीं इंडिया की जो जितनी भी कंपनीज है उसको कंट्रोल करना चाह रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को कंट्रोल करना चाह रही है, क्योंकि जो चीज़ वीक होती है उस पर कंट्रोल करना आसान होता है, और हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कहीं ना कहीं वीक है, तो उसमें अगर चाइनीज़ चाहे तो वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एक मंशा देखा गया है।
चाइना का अगर हम लोग स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखें, तो वो भी यहाँ पे सोर्स है। 50% जो चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में ही होती है। और इसमें इंपॉर्टेंट टूल आपको चाइनीज़ की डिप्लोमेसी का देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएट करने में कि प्राइवेट सेक्टर और जो यहाँ पे आपका चाइना स्टेट ओन जो इंटरप्राइजेस है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उन दोनों को डिफरेंट करने में कि कौन सा प्राइवेट सेक्टर से आया है और कौन चाइना की खुद की कंपनी यहाँ पे आई है। ये सारी इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स भी इंक्लूड है। तो ये चाइना का पार्ट है, यानी कि चाइना की जो मेड इन चाइना 2025 का जो प्लान है ना, उसी का एक पार्ट है कि चाइना इतना ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रही है। तो इससे हम लोग को समझना होगा ये इस प्लान में उनका क्या है कि टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपने अंदर लेकर आना, इन्वेस्टमेंट करना इंडियन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में, जैसे कि पेटीएम वगैरह है। तो ये टेक जाइंट जो अलीबाबा है, उनका चाइना का अलीबाबा है और हमारा यहाँ पे पेटीएम है, तो इसको भी यहाँ पे जो है वो अपने अधीन लेना चाहते हैं किसी तरीके से, जो है वो यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके उसको भी यहाँ पे टैकल करना चाहते हैं। इंडिया की इन्वेस्टमेंट स्क्रूटनी मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो उतना ज़्यादा रोबोस्ट नहीं है जितना कि डेवलप कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। अगर सितंबर 2019 तक देखें तो जो यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, वो भी उन कंट्रीज़ में भी है जहाँ पे उनको ब्लॉक कर दिया गया था। हुवाई आप देखोगे कि ये कंट्रीज़ ने हुवाई को ब्लॉक कर दिया था, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर जाइंट है और क्लोज स्टेज टाइज रखती है, वो भी किससे, तो चाइना से। तो ये सारी कंट्रीज़ जो है ऑलरेडी इसको ब्लॉक कर दी थी। वहीं आप लोग देखोगे कि उनके जो 5G प्लान थे उनसे उनको ब्लॉक कर दिया गया था, हुवाई को ब्लॉक कर दिया गया था। और इंडिया जो है इस तरीके का फाइनल कॉल अभी तक इंडिया को नहीं मिला है और यहाँ पे अलाउ किया गया है हुवाई को कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनिशियल 5G ट्रायल में, यानी कि इंडिया के साथ यहाँ पे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन हुवाई को यहाँ पे यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि हुवाई कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये चाइना का ही कंपनी है, चाइना का ही आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कंट्रोल है। तो जो इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है सेंसिटिव सेक्टर्स में, जैसे कि न्यूज़ सर्विस में, फिनटेक सर्विस में, तो ये क्या है ना कि हमारी जो प्राइवेसी है, हमारे जो यूज़र्स है उनके डेटा का प्राइवेसी है, डेटा का सिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं इस पर प्रॉब्लम होने आएगा। बाइट डांस आप देख सकते हो, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया, जो कि चाइना में सेंसरशिप है, यानी कि ये पूरी तरीके से बैन है चाइना में। और यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है $25 मिलियन तक का इंडिया के न्यूज़ में, जो कि आप देखोगे कि एग्रीगेटर्स है वो डेली हंट में इस तरीके का बात बताया गया कि बाइट डांस जो है इसको यहाँ पे सेंसरशिप किया गया है चाइना में और ये इसके द्वारा इन्वेस्ट किया गया है $25 मिलियन तक का। तो आप चाइना का यहाँ पे कंसर्न देख सकते हो कि हमारे इंडिया में इसके कंसर्न किस तरीके से है और किस तरीके से चाइना का यहाँ पे मोटिव है कि वो हमारे इंडिया में घुस के हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरीके से अपने कब्जे में करना चाह रहे हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि FDI जो है दो तरीके से आती है, एक ऑटोमेटिक है, एक गवर्नमेंट रूल है। तो गवर्नमेंट रूल के अंदर क्या होता है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है ना, उनको यहाँ पे गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, जो भी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है उनसे जो है परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स है उनको बस RBI को इन्फॉर्म करना पड़ता है और वो भी जब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तब उनके बाद RBI को इन्फॉर्म करके वो डायरेक्ट जो है इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ जो प्रपोजल है जिसमें कि FDI अगर 50 बिलियन से भी ज़्यादा है तो इनको यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के सामने रखना पड़ता है और जब ये कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स इसको स्क्रूटनी कर देती है तब इस तरीके के FDI जो है आपके पास होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स है प्रीलिम्स के लिए। अब देखते हैं कि FDI पॉलिसी में चेंजेस क्या किया गया है। प्रेजेंट जो पॉलिसीज़ है इसमें ये कहा गया है जो नॉन रेसिडेंट एंटिटी है जो कि इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो FDI पॉलिसी के अंदर आ रहे हैं एक्सेप्ट इन दो सेक्टर्स और एक्टिविटीज़ जिसको रोका गया है। एडिशनल प्रोविजंस आप देखोगे तो एक सिटीजन्स जो कि बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं और एंटिटी जो कि दोनों कंट्रीज से यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो वो सिर्फ यहाँ पे जो है गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान से कोई लोग आकर अगर हमारे इंडिया में किसी भी सेक्टर्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको गवर्नमेंट रूल यानी कि डिफाइंड जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है उनसे परमिशन लेना होगा तभी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के सेक्टर्स और एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि डिफेंस है, स्पेस है, एटॉमिक एनर्जी है, तो उनको यहाँ पे रोका गया है कि वो यहाँ पे हमारे इंडिया में जो है किसी भी सेक्टर्स में वो इस तरीके के सेक्टर्स में डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी में वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। साथ ही आज के डेट में जो अमेंडेड पॉलिसी है उसमें रखा गया है कि जो यहाँ पे आप देखोगे कि जो कंट्री की एंटिटी है और यहाँ पे जो बॉर्डर शेयर कर रही है इंडिया के साथ, जहाँ पे बेनिफिशरीज ओनर है इन्वेस्टमेंट की इंडिया में वो सिचुएटेड है यहाँ पे या फिर सिटीजन से किसी और किसी भी इस तरीके के कंट्री में, तो वो सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट रूट से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इंडिया की जो बॉर्डर है आप देखते हो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हम लोग शेयर करते हैं। यहाँ चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, साथ ही यहाँ पे श्रीलंका है, तो नेपाल है, भूटान है। तो इसमें क्या है कि ये सारे कंट्रीज से अगर जो हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं अगर उनको इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट
बेनिफिशियरी हो रही है इंडिया में, तो उनको भी यहाँ पे गवर्नमेंट रूट्स के अंदर रखा गया है। इससे क्या होगा कि इससे जो स्कोप है, यानी कि जितनी भी एडिशनल प्रोविजंस जो मेंशन किया गया है और इसको एक्सपेंड किया गया है हमारे नेबरहुड में, जैसे कि चाइना में भी एक्सपेंड किया गया है, तो ये गवर्नमेंट जो है ना, अब यहाँ पे क्या होगा कि चाइना को यहाँ पे मेंशन करने में सही रहेगा कि यहाँ पे पता चल पाएगा कि चाइना की किस तरीके से कंपनी है और कितना हमारे इंडिया में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अमेंडमेंट है उसमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, जो एग्जिस्टिंग है और फ्यूचर एफडीआई अगर कोई एंटिटी में इंडिया में देखेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो अगर यहाँ पे बेनिफिशियल ओनरशिप अगर यहाँ पे फॉल करते हैं तो उसको रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है अबव रूल से। यानी कि मान लीजिए कि जैसे क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मान लीजिए कि मेरी कंपनी है, उसमें मैंने जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कि वो मेरी प्रॉपर्टी हो गई, मैं इस प्रॉपर्टी के जो है ओनरशिप हूँ। लेकिन एट द टाइम अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम आ जाएगी, तो मैं क्या करूँगी कि ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र कर दूँगी, मैं अपनी मम्मी के नाम पे ये जो है अपना जो ओनरशिप था उसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ये जो क्लॉज रहता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, जब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे एफडीआई करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यहाँ पे जो आपका ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये भी आपका जब अगर कर दिया गया तो इसको गवर्नमेंट अप्रूवल लेना होगा। यानी कि अगर ट्रांसफ़र करना है, मैं अपने नाम से अगर मम्मी के नाम पे इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना होगा कि पहले इंडिया के गवर्नमेंट से जो रिस्पेक्टिव यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ वगैरह है, तो उनसे यहाँ पे हमको परमिशन लेना होगा, तभी ये चीज़ अप्रूवल मिल पाएगी। अब इस तरीके का गाइडलाइन इसलिए क्रिएट किया गया था ना, जिससे कि यहाँ पे मल्टी लेयर जो ट्रांजैक्शंस है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे नाम में पहले ये आप मेरा प्रॉपर्टी था, तो ट्रांजैक्शंस हुआ होगा, फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया अपनी मम्मी के नाम पे, तो फिर कुछ ट्रांजैक्शंस हुआ होगा, तो ये मल्टी लेयर ट्रांजैक्शंस जो है वो अच्छे तरीके से ट्रेस हो पाए। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट देख लीजिए कि सेक्टर्स जिसमें कि एफडीआई को प्रोहिबिट किया गया, यानी कि रोका गया है कि बाहर की कंपनीज इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो सबसे पहला है लॉटरी बिजनेस, दूसरा है गैम्बलिंग और बेटिंग, तीसरा है चिट फंड्स। चिट फंड्स आपको पता है कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है। नीडी कंपनी, ट्रेडिंग जो कि यहाँ पे ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में है, रियल इस्टेट में, मैन्युफैक्चरिंग जो कि सिगार, चेरूट्स और यहाँ पे चिग्रोलॉस और सिगरेट्स, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग्स में। सेक्टर्स जो कि आपका प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे आपका ओपन नहीं किया गया, जैसे एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशन, तो ये सारी जो है ना हाईली आपका जो है उसको प्राइवेट रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रख ली कि कहाँ कहाँ एफडीआई जो है आपका रोक दिया गया है, ये आपके प्रीलिम्स फैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आगे आते हैं, देखिए चैलेंजेस क्या है इम्प्लीमेंट करने में, यानी कि इस तरीके की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम कहाँ है। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो है यहाँ पे स्टार्टअप के फंडिंग के लिए। अगर आप देखो जो यूनिकॉर्न है या फिर स्मॉलर जो स्टार्टअप्स होते हैं, उसको फंडिंग करने में जो है ना बहुत सारा यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो हिट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इससे क्या होगा ना कि डिस्करेज्ड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छा ही काम कर पाते। वो समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट रिस्पॉन्स उनको अच्छा नहीं मिल पाता है, जिनके कारण जो है उनकी कंपनी बूस्टअप नहीं हो पाती, और जिन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं उनकी मनी अगर बर्बाद हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना उनको यहाँ पे वो जो है किसी भी तरीके का कंपनी में नहीं लगाना चाहते, उनको रिस्क लगता है। जैसे अपकमिंग आप फंडिंग राउंड देखोगे इंडिया के टॉप स्टार्टअप यूनिकॉर्न में, जैसे कि पेटीएम है, जोमेटो है, बिग बास्केट में है, ड्रीम 11 है, तो ये सारे जो है ना ये डैम्पेंड हो गए। इट मीन्स कि आज के डेट में ये ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, आज के डेट में ये अर्जेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम है कि जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया था उसको आज के डेट में घाटा देखने को मिल रहा है। मोर क्लियरिटी की ज़रूरत है, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म को रिपोर्ट किया जाए, जो बेनिफिशियल ओनरशिप स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। थर्ड यहाँ पे कि चाइना का आरोप है कि यहाँ पे नॉर्म्स को फ्लॉट किया जाता है। चाइना यहाँ पे कहती है कि जो भी बैरियर यहाँ पे आपका पॉलिसी के द्वारा लगाया जाता है इन्वेस्टर्स को, वो भी स्पेसिफिक कंट्रीज़ के द्वारा, तो वो WTO की जो प्रिंसिपल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, उसको कहीं ना कहीं वॉयलेट करता है। इंडिया की स्टैंड आप देखोगे तो इंडिया में भी कैटेगराइज किया गया है कि चाइना का जो एलिगेशंस है उसको वो डिनाई करती हैं, और मतलब कि एफडीआई पॉलिसी को लेकर जो चाइना आरोप लगाते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो WTO की प्रिंसिपल है उसको वो यहाँ पर वॉयलेट करते हैं, तो चाइना इस चीज़ को मानना नहीं चाहता। चाइना यहाँ पे कुछ रीज़न देता है कि जो रिवाइज्ड पॉलिसी है ना, तो वो मार्केट को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, यानी कि मार्केट को एक्सेस करने से ना रोक रही है, ना नेशनल ट्रीटमेंट को यहाँ पे रोक रही है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर तरीके से देखें तो जो मेजर्स है ना, वो यहाँ पे किसी भी तरीके से जो एग्रीमेंट किया गया आपका ट्रेंड्स में, यानी कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, तो इसमें नहीं आ रहा है, और इसमें आपका जो भी मेजर्स है उसकी डिटेल्स जो है ना वो इनकन्सिस्टेंट है, यानी कि अगर नेशनल ट्रीटमेंट के ऑब्लिगेशंस के साथ देखें तो। उसके बाद नेबरहुड जो रिलेशन है उसमें स्पिल ओवर है, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आप देखोगे तो सारे यहाँ पे लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ के साथ लगाया गया है, जो कि इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है एफडीआई से अफेक्ट करेगी अगर
अगर इस कंट्री से आती है, जैसे कि म्यांमार वगैरह से अगर कोई एफडीआई आता है, तो हम लोग जो है अपने बॉर्डर जितने भी नेबर बॉर्डर्स है तो उनके साथ इस तरीके का रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि उन सारे को यहाँ पे गवर्नमेंट रूट से ही आना होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलेगा तभी वो हमारे कंट्रीज़ के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लग गया है। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में, उसमें पोटेंशियल है कि हमारे यहाँ पे रीबैलेंस हो सकती है, यानी कि जो एक्सट्रीमली लोप साइडेड ट्रेडिंग रिलेशनशिप है वो यहाँ पे रीबैलेंस हो सकती है। साथ ही साथ जो चाइनीज़ है, चाइनीज़ की जो स्टेक्स जो इंडियन कंपनीज में बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया भी यहाँ पे इमर्ज होगी कि ओवरसीज़ मार्केट के साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी होंगे जो कि बेटर यहाँ पे इंडियन ट्रेड स्ट्रैटेजी के साथ लेवरेज कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे जो ट्रेड रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है कि एक बेटर बैलेंस यहाँ पे लेकर चले कि कैसे हम लोग को फ्रेंडली, ओपन और प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट बनाना है एक साइड, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडरेशंस लेके चलना है कि सेफगार्ड होनी चाहिए हमारी सिक्योरिटी, प्राइवेसी। तो ये दोनों चीज़ पे जो है एक अच्छा खासा इंडिया को बैलेंस बना के चलना चाहिए कि फ्रेंडशिप भी सही से रहे और हमें जो है हमारी जो डेटा है उसका खतरा भी ना हो, हमारे कंट्री की प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। ओके, तो ये चीज़ पे बात किया जा रहा है। तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोविड-19 और पॉवर्टी, और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो रिपोर्ट्स थे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए बस इतनी ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अगर हेल्पफुल लगती है तो ही लाइक कीजिएगा, अदरवाइज लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ ही इस लेसन को ज़रूर आप लोग अपने दोस्तों के साथ या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट करी सजेशंस है तो कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सो थैंक यू।